हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी में डिस्कशन करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। अटॉर्नी जनरल हाल ही में जो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल हैं, के वेणुगोपाल, उनका जो कार्यकाल है 30 अक्टूबर को कंप्लीट होने वाला है। और 30 अक्टूबर को उनका कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद में जो हमारे पुराने अटॉर्नी जनरल थे उन्हीं को वापस से यहाँ पर जो ये पोस्ट है वो देने वाले हैं भारतीय सरकार। तो उसके बारे में जो अभी करंट अफेयर्स में ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। अटॉर्नी जनरल से संबंधित काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो सिविल सर्विसेज में पूछे जा चुके हैं, अन्य पेपर में भी इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स के बिहाफ पे और स्टडी क्वेश्चन के बिहाफ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो इस अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल हुक का ऑफिस होता है वो एक अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। और जो इसमें इसको पावर होती है कि भारत के किसी भी कोर्ट में ये जाकर जो कोर्ट की सुनवाई है वो ही सुन सकते हैं, चाहे से वो हाई कोर्ट हो, चाहे से वो सुप्रीम कोर्ट हो, या कोई भी छोटी जो डिविजनल कोर्ट होती है उनमें जाकर भी ये जो कोर्ट की सुनवाई है वो यहाँ पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अटॉर्नी जनरल जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है भारत की, उस यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये पार्ट होते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव के और अदर पार्ट कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में आप बताइए। इसके बाद में जो आर्टिकल 76 होता है वो आर्टिकल 76 इस जो अटॉर्नी जनरल है उस अटॉर्नी जनरल की पोस्ट से संबंधित रहती है। तो आर्टिकल 76 जो भारतीय संविधान का है उसमें अटॉर्नी जनरल जो है उनके लिए यहाँ पर सुविधा दी गई है, उनके बारे में बताया गया है। तो इनकी अपॉइंटमेंट, एलिजिबिलिटी और टर्म ऑफ ऑफिस और ड्यूटीज़ के बारे में अगर बात करें तो अब जो अटॉर्नी जनरल है उनका जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके लिए जो एडवाइस होती है वो एडवाइस यहाँ पर सरकार के द्वारा दी जाती है। तो सरकार के एडवाइस पर जो है यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है उनके यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 76 क्लॉज 1 जो है वो जो अटॉर्नी जनरल है उसके अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रेसिडेंट है उनको ऑथराइज करते हैं। और प्रेसिडेंट जो है वो ऐसे पर्सन को जो अटॉर्नी जनरल के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लायक हों। तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो भी व्यक्ति बनने के लायक है उसको जो अपॉइंटमेंट है यहाँ पर अटॉर्नी जनरल के रूप में दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट की क्या कंडीशंस होती हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 जो साल हैं वहाँ पर जज के रूप में होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि 10 साल एक एमिनेंट जूरिस्ट के रूप में उन्होंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो एज ए वकील। तो ये दोनों जो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशंस में से जो भी फुलफिल होती है और प्रेसिडेंट को लगता है कि ये अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य करने के लायक हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको जो अटॉर्नी जनरल का पद दिया जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 76 क्लॉज 4 जो है वो ये कहता है कि जो यहाँ पर प्रेसिडेंट, इनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स नहीं किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट की इच्छा जब तक होती है तब तक ये उस पद पर रहते हैं। और रेन्यूमरेशन भी जो होता है वो रेन्यूमरेशन इनका प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। रेन्यूमरेशन को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे जो डिबेट हैं वो चलते हैं संविधान को लेकर। संविधान सभा में भी इसमें रेन्यूमरेशन की बात की गई थी कि इसका जो रिन्यूमरेशन है वो फिक्स किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भारत के जो सरकार है उसके द्वारा किए गए किसी भी कानून के लिए जो अटॉर्नी जनरल है वो लड़ते हैं। तो उस अटॉर्नी जनरल अगर उस कानून के बदले में उन्हें मान लीजिए ऐसा बेनिफिट दिया जाए रेन्यूमरेशन के रूप में, जो वो अगर सरकार का अपोज भी अगर कहीं पे करना हो तो वो अपोज भी अगर नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में जो अटॉर्नी जनरल है उसकी जो फीस है, जो रेन्यूमरेशन है, वो यहाँ पर फिक्स करने की बात यहाँ पर की गई थी। इसके ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी जो डिबेट है वो भी
चल रही है काफ़ी दिन से। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जब भी चाहे इन्हें हटा सकता है और जितने समय तक चाहे यहाँ पर उन्हें रख सकता है। जनरली जो है सरकार के द्वारा 3 साल तक इन्हें जो पदस्थापन किया जाता है। और एजी के जो टाइम पीरियड है, जो टर्म ऑफ टेन्योर टेन्योर का जो टर्म है, उसका संविधान में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद में आर्टिकल 76 क्लॉज 2 की अगर बात करें तो उसमें अटॉर्नी जनरल की जो ड्यूटी है उसके बारे में बताया गया है। और अटॉर्नी जनरल की जो ड्यूटीज़ होती हैं उनमें सबसे पहले गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं, इन लीगल मैटर्स को उसके द्वारा यहाँ पर देखा जाता है। और लीगल कैरेक्टर के जितने भी जो मैटर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अटॉर्नी जनरल को असाइन किए जाते हैं, रेफ़र किए जाते हैं, उनके केसेस में भी जो अटॉर्नी जनरल ही वहाँ पर जो सलाह मशविरा या केस को अगर रिप्रेजेंट भी करना होता है तो सरकार की तरफ से या प्रेसिडेंट की तरफ से करते हैं। इसके बाद में अटॉर्नी जनरल की जो ड्यूटीज़ होती हैं उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ है वो किसी भी प्रकार के लॉ नहीं दिए गए हैं। बस इतना ही कहा गया है कि जो ड्यूटीज़ हैं वो प्रेसिडेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइन होती है, जो भी केस रेफर किया जाता है, उस केस को अटॉर्नी जनरल को परफॉर्म करना होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी जो केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं उन केसेस को भी, और हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसर्न उसमें होना चाहिए। स्टेट हाई कोर्ट के केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब कंसर्न होता है तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी जो अटॉर्नी जनरल है उनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद में अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग भी, जिसमें जो प्रेसिडेंट की जो पावर है वो यहाँ पर बताती है कि सुप्रीम कोर्ट से भी प्रेसिडेंट किसी भी केस के रेफरेंस में जो सलाह मशविरा है वो कर सकते हैं। तो उस सलाह मशविरा को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आर्टिकल 143 के एग्जीक्यूशन के लिए भी जो अटॉर्नी जनरल है वो यहाँ पर वर्क करता है। इसके बाद में अगर आर्टिकल 88 की अगर बात करें भारतीय संविधान की, तो उसमें जो अटॉर्नी जनरल है उसको इस किसी में भी किसी के बिहाफ पर जो है वो किसी भी प्रोसीडिंग में बोलने का या पार्ट करने का या उस प्रोसीडिंग के खिलाफ किसी भी प्रकार के एक्शन को लेने का यहाँ पर राइट होता है। और जो संसद होती है, संसद के दोनों सदनों में बैठने का राइट भी इनको होता है। और जॉइंट सिटिंग होती है उनमें बैठने का भी राइट इनके पास होता है। किसी भी कमेटी जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, इन कमेटीज़ में भी जो इन्हें मेंबर बनाया जा सकता है, उन कमेटीज़ की मीटिंग में भी जो अटॉर्नी जनरल है वो भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो यहाँ पर जिस भी हाउस में भाग लेते हैं उसमें वो प्रोसीडिंग में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन जो वोटिंग का राइट होता है वो वोटिंग का राइट यहाँ पर इनको नहीं होता है। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो यहाँ पर वोट प्रोसीडिंग में जो भी कार्यवाही होती है संसद की उसमें भाग तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग का राइट है वो उनको नहीं होता है। इसके विपरीत कई ऐसे देश हैं जहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वहाँ पर उनको मेंबर ऑफ कैबिनेट भी माना जाता है, जैसे कि इंग्लैंड में है, वॉल्स में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। इन तीनों राज्यों में, देशों में जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो मेंबर ऑफ कैबिनेट भी होते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उन्हें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर जो इम्यूनिटीज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती हैं वो इम्यूनिटीज़ भी यहाँ पर एडवोकेट जनरल को मिलती है। तो कुल मिलाकर एक सरकार का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा इनको मानकर यहाँ पर जो इनकी सारी पावर्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद में अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें तो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको जो गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में यहाँ पर उनको नहीं माना जाता है। और गवर्नमेंट सर्वेंट चूँकि वो नहीं होते हैं तो इसलिए प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी वो लोग कर सकते हैं। बस इतनी सी हिदायत उनको यहाँ पर दी जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी केस जो है वो अगर चल रहा हो तो उसमें वो विपक्ष की तरफ से पैरवी ना करें, बाकी जो लीगल प्रैक्टिस है, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, उसको वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद में एडवोकेट जनरल जो सॉरी अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो यहाँ पर जो जूरिस्ट होती हैं उन जूरिस्ट में सबसे अच्छी जो पोजीशन लिए हुए ये यहाँ पर होते हैं पर्सन। और इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी ऐसे लोग जो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पे आए हैं, एजी की पोस्ट पे आए हैं, जिसमें MC सतावले और CK डबतैरी है। इन्होंने जब भी गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा रूल पास किया जो किस देश के हित में नहीं था या इसमें ऐसे क्लॉज थे जिसमें
देश की जनता को दबाने का कार्य किया गया था, उसमें उनके खिलाफ इन अटॉर्नी जनरल्स ने काफ़ी ज़्यादा जो विरोध किया था, और एक अच्छे फाइन एडवोकेट जनरल के रूप में ये लोग यहाँ पर निकल के आए थे। इसके बाद में कई ऐसे जो एडवोकेट जनरल हैं जिन्हें एक से ज़्यादा टर्म तक भी इस पोस्ट पर रहने का मौका मिला है, जिसमें सोली सोराबजी एक हैं जिन्होंने 1989 और 90 में इस पोस्ट पर रहने का मौका मिला जब वीपी सिंह और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर में भी इन्होंने काम किया। मिलन के बनर्जी हैं, उन्हें 3 बार ईजी की पोस्ट पर रहने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इन्होंने यहाँ पर कार्य किया। मुकुल रोहतगी हैं, उन्हें भी अब सेकंड टाइम यहाँ पर जो एजी की पोस्ट है वो मिलने वाली है, और इससे पहले 2014 से 17 के टेन्योर में यहाँ पर एडवोकेट जनरल रहे थे ये। इसके बाद में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये एक अदर पोस्ट है जो कि एडवोकेट जनरल जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके नीचे ही ये लोग कार्य करते हैं, और ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी भी होती हैं तो सॉलिसिटर जनरल और जो एडवोकेट जनरल के अंडर में ये लोग काम करते हैं। और इसी के साथ में जो स्टेट्स के लिए जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो आर्टिकल 165 के तहत उनमें जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में दी गई है। सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं भारत सरकार के लिए, और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं फॉर इंडिया जो हैं उनके लिए यहाँ पर जो है कार्य ये लोग करते हैं। दोनों मिलकर जो ऑफिशियल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पर निभाने में इनकी मदद करते हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो लमसम 3 साल का यहाँ पर होता है। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो यहाँ पर उनकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है, बाकी स्टैट्यूटरी पोस्ट यहाँ पर इनकी बनाई गई है। इसके बाद में जो एडवोकेट जनरल होते हैं उन एडवोकेट जनरल का जो अपॉइंटमेंट है वो राज्य सरकार के द्वारा गवर्नर के बिहाफ पे किया जाता है, और जो इसके लिए जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक हाई कोर्ट के जज के बराबर जो पर्सन होता है उसका यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है। वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, और एक जुडिशियल ऑफिस में उन्होंने कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस उनको एक एडवोकेट के तौर पर होना चाहिए। उसी व्यक्ति को यहाँ पर जो एडवोकेट जनरल की जो पोस्ट है वो यहाँ पर दी जाती है। इसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने जो भी ऑफिस की जो टर्म है उसे यहाँ पर एडवोकेट जनरल के लिए डिसाइड नहीं किया है। तो इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिमूवल के लिए भी कोई भी ग्राउंड जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, और एडवोकेट जनरल जो है वो गवर्नर के प्रेशर तक उन वो जब तक चाहें गवर्नर जब तक चाहें उन वो अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं, और उन्हें गवर्नर के द्वारा किसी भी समय या किसी भी वक्त जो है रिमूव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उन पर राष्ट्रपति की सारी जो पावर है वो बताई गई है, और जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके ऊपर जो गवर्नर हैं उनकी पावर यहाँ पर बताई गई है। काफ़ी समय से जो जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी पोस्ट को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे जो डिस्कशन और बहस यहाँ पर होती रहती है। सबसे पहली तो बहस जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से होती है कि जो एडवोकेट जनरल हैं वो जो भारतीय संविधान में लिखे गए हैं वो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर उन्हें कहा जाता है। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत के वो एडवोकेट जनरल हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कार्य करते हैं। इसके विपरीत जो संविधान में जो परिभाषा इसमें दी गई है उसमें एडवोकेट जनरल फॉर इंडिया का यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फॉर इंडिया का मतलब है कि जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कार्य करते हैं, बे उसके बजाय एडवोकेट जनरल फॉर इंडिया का जो परिभाषा यहाँ पर समझ में आता है उसमें ये पता लगता है कि इंडिया की जो सिटीज़न है उन सिटीजन्स के लिए इसको यहाँ पर कार्य करना चाहिए। तो एडवोकेट जनरल फॉर इंडिया जो है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए यहाँ पर कार्य करें, ऐसी परिभाषा जो संविधान में यहाँ पर दी गई है। लेकिन जनरल भाषा में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ही यहाँ पर इन्हें इनके पद को कहा जाता है, जो कि संविधान में ऑफ इंडिया नहीं है, फॉर इंडिया है। तो भारतीय जो लोग हैं जो जनता है उनके लिए एडवोकेट जनरल को यहाँ पर कार्य करना चाहिए।
तो दोस्तों, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी उनका डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप मुझसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ है वो आपको हमारे ट्विटर जो हैंडल है, सॉरी, जो टेलीग्राम का जो हैंडल है वहाँ पर मिल जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक पे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।